कई बार कत्ल की सबसे डरावनी बात यह नहीं होती कि किसी की जान कैसे ली गई, बल्कि ये भी होती है कि हत्यारा कितनी देर तक अपने शिकार के सामने खड़ा रहा और किसी ने उसकी आहट तक नहीं सुनी। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के नीबी कुकुरकटवा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात करीब 20 मिनट तक मौत खुलेआम घूमती रही। एक घर के अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते रहे, भागते रहे, गिरते रहे, लेकिन बाहर फैला सन्नाटा उन चीखों से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। जब सब कुछ खत्म हुआ तो जमीन पर सिर्फ 3 लाशें नहीं थी, बल्कि कई ऐसे सवाल पड़े थे जिनका जवाब ढूंढना पुलिस के लिए आसान नहीं था। पहली नजर में यह मामला गुस्से में हुई मारपीट का लग सकता था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश यानी कि जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे साफ होने लगा कि इस खूनी रात की पटकथा कई महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह कहानी सिर्फ 3 हत्याओं की नहीं है, बल्कि उस डर की भी है जिसे एक परिवार बार बार बताता रहा, उस जिद की भी है जिसने इंसान को हैवान बना दिया, और उस लापरवाही की भी है जिसने शायद एक पूरे परिवार को बचाने का आखिरी मौका तक छीन लिया। प्रयागराज शहर के कुछ ही दूर पर बसा नीबी कुकुरकटवा गांव आम दिनों में बिल्कुल शांत रहता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग खेती, छोटे मोटे कारोबार और मजदूरी से अपना घर चलाते हैं। गांव में हर कोई एक दूसरे का नाम जानता है। इसी गांव के एक छोर पर रहता था श्यामलाल गुप्ता का परिवार। 65 साल के श्यामलाल अपने घर से ही छोटी किराने की दुकान चलाते थे। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन रोज सुबह दुकान खोलना और देर रात तक ग्राहकों को सामान देना उनकी आदत बन चुकी थी। परिवार भी बड़ा था। मानसिक रूप से बीमार पत्नी फूलकली, भाई की पत्नी अमरावती देवी और दूसरे भाई की पत्नी इंद्रावती देवी और बाकी सदस्य इसी घर से जुड़े हुए थे। देखने में यह बिल्कुल साधारण परिवार था, लेकिन पिछले कई महीनों से इनके घर का सुकून धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वजह था गांव का रहने वाला हिमांशु यादव। पुलिस जांच के मुताबिक हिमांशु परिवार की एक लड़की प्रिया, जिसका नाम था, उससे शादी करना चाहता था। परिवार इस रिश्ते से नाखुश था और यहीं से विवाद शुरू होता है। आरोप है कि हिमांशु लगातार परिवार पर दबाव बना रहा था। कई बार धमकियां भी दी गई थी और आखिरकार परिवार ने फरवरी के महीने में IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें खतरा है और सुरक्षा उनको कराई जाए, लेकिन आरोप है कि स्थानीय स्तर पर इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में जांच में सामने आया कि चौकी प्रभारी रामविलास यादव ने शिकायत का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया। यहां तक कि रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि शिकायतकर्ता का मोबाइल बंद है, जबकि परिवार बार बार पुलिस चौकी जाकर मदद की गुहार लगाता रहा। यही वजह है कि घटना के बाद संबंधित चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। यानी जिस खतरे की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में पहले से मौजूद थी, वही खतरा कुछ महीनों बाद 3 लोगों की जान ले गया। अब किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि क्या इस अपराध को रोका जा सकता था। इस केस में भी यही सवाल सबसे बड़ा बनकर सामने आता है। दरअसल 16 जून 2025 की रात गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। श्यामलाल भी रोज की तरह दुकान समेट रहे थे। तभी रात करीब 10:15 पर उनका मोबाइल बजता है। दूसरी तरफ हिमांशु यादव था। उसने बिल्कुल सामान्य आवाज में पूछा कि दुकान खुली है क्या, नमकीन का पैकेट लेना है। पहली नजर में ये एक साधारण फोन कॉल लगता है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह कॉल सिर्फ पता करने के लिए किया गया था कि श्यामलाल अपने घर पर है या नहीं। फोन रखने के करीब 15 मिनट बाद, यानी लगभग 10:30 पर हिमांशु अपने 2 साथियों राजन यादव और निहाल गौतम के साथ श्यामलाल के घर पहुंचता है। तीनों सीधे दुकान की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में माहौल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही पलों में बातचीत का रुख बदल जाता है। नमकीन की जगह फिर वही पुरानी बात सामने आ जाती है, प्रिया से शादी करनी है। हिमांशु एक बार फिर शादी कराने का दबाव बनाता है। श्यामलाल साफ मना कर देता है और इसी बीच दोनों में कहासुनी शुरू होती है। आवाजें ऊंची होने लगती हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि अगले कुछ सेकंड में यह बहस खूनी हमले में बदल जाने वाली थी। पुलिस के मुताबिक गुस्से में तीनों आरोपियों ने वहीं मौजूद भारी खूंटा उठाया, श्यामलाल पर ताबड़तोड़ वार किए। पहला वार सिर पर हुआ, दूसरा वार और ज्यादा जोर से किया गया, तीसरे वार तक श्यामलाल खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर चुके थे। लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर पर कई गंभीर चोटें मिली, जो सिर्फ साफ इशारा करती रही कि हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि जान लेने के इरादे से किया गया था। श्यामलाल दर्द से चीख रहे थे।
उनकी आवाज सुनकर अमरावती देवी दौड़ती हुई बाहर आती हैं। शायद उन्हें लगा होगा कि झगड़ा वो छुड़ा देंगी, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन पर भी लगातार वार किए गए। तभी घर के अंदर मौजूद इंद्रावती देवी भी बाहर आई। पुलिस को घटनास्थल से मिले संघर्ष के निशान बताते हैं कि उन्होंने खुद को बचाने की मुमकिन कोशिश की, लेकिन तीनों आरोपी उनके पीछे दौड़े और सर पर कई बार वार किए और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। पूरे घर का आंगन खून से भर चुका था। यह सब करीब 20 मिनट के भीतर हुआ। घर गांव के किनारे था, आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे। यही वजह रही कि लगातार आती चीखें भी किसी मदद को वहां तक पहुंचा नहीं सकी। जब तक गांव वालों को कुछ समझ आया, तीनों आरोपी वहां से जा चुके थे और एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ चुका था। इस तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी हिमांशु यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में हिमांशु के पैर पर गोली लगने की बात पुलिस ने बताई। मामले की जांच अभी भी जारी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान, मोबाइल कॉल डिटेल्स और दूसरे कई सबूतों को चार्जशीट का हिस्सा बनाया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग पर अड़ा है और मृतकों की बेटी समेत परिजन आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी की मांग भी कर रहा है। अब सबकी नजर अदालत पर है, जहां यह तय होगा कि उस रात 20 मिनट तक चली उस खामोश चीख का आखिर कानून क्या जवाब देता है। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए एमएटीवी न्यूज़।